स्वागत है आपका एकिम कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास के अंदर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक। कल का टॉपिक आप लोगों को क्लियर होगा जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टिविटी को डिस्कस किया था और रेजिस्टिविटी के किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है उसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ऑनलाइन क्लास, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या है क्लास? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, मान लीजिए हमारे घर के अंदर एक बहुत सारे इक्विपमेंट चलते हैं। सपोज करिए आपके घर के अंदर कूलर भी चलता होगा, वो ज़्यादा पैसे वाला है तो उसके घर में एसी चलता है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के घर में कूलर हीटर भी चलते हैं, टीवी भी चलती है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो आप जरा सोच के बताइए, आप लोगों ने घर पे देखा भी होगा, सोचा भी होगा कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की हम बात करते हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर कूलर चल रहा है तो मोटर नहीं चलाते, कूलर चल रहा है तो मोटर नहीं चलाते, एसी चल रहा है तो दूसरी चीज बंद कर देते हैं, या हीटर चल रहा है तो दूसरी चीज बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, है ना? बेसिकली आप लोगों ने जवाब सुना होगा अपने घर पे, अगर आप पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो वो लोग कहते हैं वोल्टेज की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? वोल्टेज की प्रॉब्लम है, या फिर अगर वो ज्यादा वोल्ट खींच लेगा तो दूसरा जो है इतना वोल्टेज नहीं खींच पाएगा। ये सारी बेसिक प्रॉब्लम आपने देखी होगी। या फिर कई लोग आपने ऐसा देखा होगा कि फ्रिज वगैरह के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स पहले रखा हुआ था जिसको हम लोग स्टेबलाइजर बोलते थे, जिसका काम क्या होता था कि अगर लाइट अगर कम ज्यादा होती है तो वो फ्रिज को जलने से बचाता था। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग इस तरह के मटेरियल्स अलग अलग देखते हो तो इनका क्या होता है, सबका जो रिक्वायरमेंट है करंट का या वोल्टेज का, वो सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो सब में रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इकलौता एक डिवाइस है जो क्या कर सकता है, करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकता है। अभी तक आपकी नॉलेज में। चलिए, तो ऑब्वियसली मुझे जो रेजिस्टर चाहिए वो क्या होगा, वेरिएबल होना चाहिए, जिसको मैं अलग अलग से कंबाइन कर सकूं। लेकिन कई बार वेरिएबल रेजिस्टेंस थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो ज्यादातर डिवाइसेस के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग पेयर में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से छोटे छोटे रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जो मेन रिक्वायरमेंट चाहिए वो बन सकती है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। देखिए, मान लीजिए मेरे को इस तरीके के दो बॉक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? दो इस तरीके के बॉक्सेस चाहिए। लेकिन इस बॉक्स को रखने की जो जगह है मेरे पास, या इस बॉक्स की जो वैल्यू है रखने की, वो मेरे पास मान लीजिए उतनी नहीं है, या उतना मेरे पास स्पेस नहीं है। तो मैं इसको कैसे रखूंगा? हो सकता है मैं एक के ऊपर एक रख दूं, या किसी तरीके से कनेक्ट कर दूं जिसकी वजह से इसकी वैल्यू डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, किसी तरह की वैल्यू इंक्रीज करने की मैं कोशिश करूंगा। तो सेम तरीके से हमने क्या किया कि रेजिस्टेंसेस को भी अलग अलग प्रकार से कनेक्ट किया, जिसमें हम उसकी वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, कि सेम वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस को अगर आपस में जोड़ा जाए तो उससे मैं ज्यादा वैल्यू भी जनरेट कर सकता हूं और कम वैल्यू भी जनरेट कर सकता हूं, जिसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारे पास दो प्रकार का होता है, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सीरीज जैसा कि वर्ड है आपको पता है, एक के बाद एक। क्या होता है सीरीज का मतलब? एक के बाद एक। पैरेलल जैसा वर्ड है, मतलब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे वो। ठीक है, चलिए, तो ये तो वर्ड का मतलब है। लेकिन जब आप रेजिस्टेंसेस की बात करते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी है। इनको डिस्कस करने से पहले दो की पॉइंट्स हैं, दो नोट्स हैं जो आपको कंफर्म याद रखने हैं। इनको स्टडी करने से पहले वो कौन कौन से हैं, देखिए। पहला तो रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, वो होता है करंट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। करंट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। दूसरा, पैरेलल के अंदर अगर आप देखोगे तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, वोल्टेज जो है हमारा कांस्टेंट रहता है, किसमें, रेजिस्टेंसेस के अंदर। ओके, चलिए, दूसरा पहचानेंगे कैसे कि हमारा रेजिस्टेंस जो सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखिए, सीरीज वाले को कैसे पहचानेंगे, सीरीज वाले का दूसरे पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा या सेकेंड एंड दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ होता है। समझ गए? ठीक है, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से जुड़ा हुआ होता है। इसका पहला सिरा किसी भी प्रकार से दूसरे रेजिस्टेंस से नहीं जुड़ेगा, ये याद रखना। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला रेजिस्टेंस आपस में जुड़ता है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं। समझ में आया? ठीक, चलिए, उसी प्रकार अगर इन दोनों को चेक करना चाहेंगे ये सीरीज में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, देखिए
दूसरे वाले का दूसरा सिरा और तीसरे वाले का पहला सिरा, दोनों आपस में कनेक्टेड है ना, दूसरा पहला 2 1 2 1 की लाइन चल रही है हमारी, तो फिर ये रेजिस्टेंसेस किस में हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। ये क्या तरीका है इसको स्पॉट करने का कि भाई वहां पे पता लगाना है वो रेजिस्टेंस सीरीज में है या नहीं है, तो अपन इस तरीके से उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। सेम जब आप पैरेलल रेजिस्टेंस में आते हो तो पहली चीज उसमें वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मतलब वोल्टेज बदलता नहीं है, किसके अंदर, पैरेलल रेजिस्टेंसेस के केस के अंदर, ठीक है। दूसरा पहचानेंगे कैसे, पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से किसी और मीडियम के थ्रू कनेक्ट होगा। याद रख सकते हो कि पहला सिरा पहले से कनेक्ट होगा, दूसरा सिरा दूसरे से ही कनेक्ट होगा। इसी तरीके से तीसरे का पहला सिरा पहले से कनेक्टेड है, दूसरे का पहला सिरा दूसरा सिरा दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से हम पता चल सकते हैं, अगर इस तरह का कनेक्शन आपको मिल जाए तो फिर वो क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पता लगा सकता हूँ कि सीरीज कनेक्शन कौन सा है और पैरेलल कनेक्शन कौन सा है, ठीक है। तो ये दो कनेक्शंस मेरे पास फिक्स आ गए, जिसके अंदर मैं पता लगा लूंगा कि सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है। ओके, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको लर्न करना है। फिर हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला कॉम्बिनेशन, जो कि क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। नोट करिए एक बार। चलिए आपको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, अगर साथ में नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। चलिए पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस शुरू करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए फर्स्ट हेडिंग लगा दीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करना होता है, बहुत ध्यान से करिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। पहला देखिए, लेट 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected in series such that the voltage across the ends of circuit is V and current flowing is I। हमने मान लिया कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं, R1, R2 एंड R3, उनको किस में जोड़ा गया है, सीरीज के अंदर जोड़ा गया। और कैसे जोड़ा गया है सीरीज के अंदर, कि जो उनका वोल्टेज है अक्रॉस द एंड्स ऑफ सर्किट वो कितना है, V है, और करंट I उसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलिए इसी को आगे करते हैं। तो अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ सिंपल सा। देखिए जो मैंने बोला उसी को कनेक्शन में दिखा देता हूँ। कैसे दिखाऊंगा, सिंपली मैंने पहले 3 रेजिस्टेंसेस जोड़ देता हूँ, 1 2 ये 3। इसको वापस वायर को नीचे ले गया मैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ एक बटन, और इधर मैं ले जाते हुए यहाँ पे चाहूँ तो एक बल्ब भी जोड़ देता हूँ और वापस इसको बंद कर देता हूँ।
सिर्फ इतना सर्किट काफी है, ठीक है। तो ये इसका पॉजिटिव एंड है, ये इसका नेगेटिव एंड है। यहाँ से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है मेरा। और ये रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3, और वोल्टेज कितना है, कैपिटल V के बराबर है, ठीक है। सिंपल, ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। चलिए अब मुझे करना क्या है कि मुझे एक फॉर्मूला डिराइव करना है कि ये रेजिस्टेंस में 3 ना लगा के अगर इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाता तो किस वैल्यू का होता, ठीक है। यानी मुझे इनका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये तो क्या है, इसका ओरिजिनल सर्किट है, क्या है, ओरिजिनल सर्किट। मुझे क्या चाहिए, इसका इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, इक्विवेलेंट, मतलब जो दोनों तरफ काम आ सके। ये सर्किट वही है सेम। देखिए कैसे करूंगा मैं, अगर इस सर्किट को ऐसा बना दूं, यहाँ पे बैटरी वो की वो कनेक्ट कर दी मैंने, वो मेरा की लगा दिया यहाँ पे, फिर बल्ब को ज्वाइन कर दिया, इधर गया, या मैंने उन 3 की जगह सिर्फ एक रेजिस्टेंस दिखाया जिसको मैंने R' से डिनोट किया है, और ये मेरा बल्ब है। तो कैपेस ये मेरा V वोल्टेज सेम का सेम जो उधर जा रहा है, ये करंट मेरा पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड फ्लो हो रहा है, I करंट जा रहा है, बस ये R' आएगा। तो मुझे R' और इन तीनों के बीच में रिलेशन को पता करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट्स सीरीज के अंदर याद रखने को कहा था, जिसमें से एक क्या था कि सीरीज के अंदर क्या कांस्टेंट रहती है, करंट। क्या कांस्टेंट रहती है, करंट हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो आप सभी को ओम्स लॉ याद है, ओम्स लॉ याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो मैं सीधा लिखूंगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। मुझे पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। V इज इक्वल टू IR होता है ना, ठीक। अब देखिए मैं अपने कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। अभी कॉम्बिनेशन बनाया था ना, उसकी बात करते हैं। उसके अंदर देखिए मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले I तो मेरा कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू IR। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए चाहे तो। V1 की वैल्यू कितनी होगी, IR1, सिंपल। उसी तरीके से V2 की वैल्यू कितनी होगी, IR2। फिर V3 की वैल्यू कितनी होगी, IR3। ये V1 V2 V3 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंसेस। कौन से रेजिस्टेंस, ये R1 R2 एंड R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोगों ने V1 V2 V3 के रख दिया। अब देखिए जो टोटल वोल्टेज होगा वो V किसके बराबर होगा, ऑब्वियसली V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही बटेगा ना, ठीक है। अब एक एक करके मैं इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। देखो तो क्या रखूंगा मैं, ये ऑब्वियसली मेरा क्या होगा, R इक्विवेलेंट होगा, ये वाला, ठीक है। तो V1 की वैल्यू क्या है, IR1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है, IR2, इसकी वैल्यू क्या है, IR3, और V की वैल्यू क्या है, IR इक्विवेलेंट, ठीक है। अब क्या होगा, इनमें से I मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, इधर क्या बचा, IR इक्विवेलेंट। I से I हो गया कैंसिल, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मेरा एक डेरिवेशन फिनिश। बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। ये किसका फॉर्मूला है, R इक्विवेलेंट का फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। चलिए ये तो मैंने सिर्फ 3 रेजिस्टेंसेस के लिए बनाया। किसके लिए बनाया, 3 रेजिस्टेंस के लिए। लेकिन आपको याद रखना है, एक नोट बढ़िया सा याद रखिएगा आप लोग, कि if n number of resistances
are connected in series, then अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर, तो उनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस क्या कहाँ तक जाएगा, Rn तक। सबको आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ठीक है, यही सिंपल सा फॉर्मूला आपका निकलेगा। ठीक है, आ गया फॉर्मूला, शाबाश, बहुत इजी सा फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है अपने को टोटल। ठीक है, चलिए, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रह जाएगा, सिंपल सा। चलिए, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा था, याद है। अगर आपको यहाँ दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैं सिर्फ लिख देता हूँ आपके लिए कि डॉट डॉट करके प्लस में कितना हुआ है, Rn तक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, सिंपल सा फॉर्मूला। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, आपको आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके ऊपर, फिर हम सीरीज को पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए, अगर मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए, ये मेरा है R1 R2 R3। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है, एक ये हो गया, ये डायरेक्ट कनेक्शन मान लीजिए। ये मेरा जो बैटरी है मान लीजिए वो 10 वोल्ट का है। कितने का है, 10 वोल्ट का बैटरी है मेरा। और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है I, उसका मुझे दे रखा है कितना, 2 एम्पीयर। कितना करंट दे रखा है, 2 एम्पीयर। मुझे बोला कि जो 3 रेजिस्टेंस मेरा कनेक्टेड है, मान लीजिए ये मेरा 2 ओम का है, ये मेरा 2 ओम का है, ये मेरा 2 ओम का है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सीधा फॉर्मूला मैं क्या लगाऊंगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 6 ओम। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ओम। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या करें, मान लीजिए ये जो करंट है इसको गायब कर दिया, इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया, और पूछा कि करंट की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, करंट I दे दिया और करंट की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, यूजिंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू कितना होता है, IR। R कौन सा लगेगा, इक्विवेलेंट वाला। तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी V कितना है 10, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा मेरा 6। तो 10/6 मेरी किसकी आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इसके जरिए से V भी पूछ सकता है, मेरे से R भी पूछ सकता है, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन सिंपल सा, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसके अंदर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। चलिए, आपको नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, सेम वही तरीका फिर से, लेट R1 R2 and R3 be connected
in parallel such that voltage या potential difference V is there and current I is flowing across the circuit. ओके, सर्किट बना लेते हैं हम लोग अपना इसी आधार पे। देखिए, तो मेरे पास तीन रेजिस्टेंसेस है जिनको मैंने किस में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये मेरा है R1, दिस वन इज R2, दिस वन इज R3। इसको नीचे कनेक्ट कर दिया, सेम मैंने बैटरी का फॉर्मेशन कर दिया। बैटरी के बाद की लग गया, की के बाद एक बल्ब लगा देते हैं हम लोग और इसको सीधा इसके कनेक्ट कर दिया। ओके, चलिए अब मान लेता हूँ बैटरी कितना है, V वोल्टेज का है, करंट मेरा I जा रहा है इसके अंदर से I। और आप सबको पता है, अभी मैंने नोट में लिखवाया था कि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। मतलब इसमें भी V वोल्ट है, इसमें V वोल्ट है, इसमें भी V वोल्ट। लेकिन I जो है वो तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा, I1, I2 एंड I3, तीन हिस्सों में बढ़ गया। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब नोट कर लिया होगा। सेम इसका भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा। इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा, यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो उसी को शो करेगा जो मेरे तीन रेजिस्टेंस की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वैसा का वैसा बल्ब बना दिया, यहाँ पे मेरा की आ गया, की के बाद मेरा कौन आ जाएगा, एक बैटरी आ जाएगा, एक कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो किसको शो करेगा, आर इक्विवेलेंट को शो करेगा। करंट I इसके अंदर जा रहा है, वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस, V को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा एक क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है। इक्विवेलेंट सर्किट है ना। चलिए अब शो करते हैं R इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, यही करना है मुझे इसके अंदर। चलिए देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अभी आप सबको पता है, शुरुआत में मैंने नोट में बता दिया था कि पैरेलल सर्किट के अंदर क्या कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मुझे उसके अंदर क्या चाहिएगा, सिंपल करंट की हेल्प से निकालूंगा मैं, है ना। ओके, तो देखिएगा सिंपल सा वैल्यू मैं कर देता हूं, सीधा लिख दिया मैंने, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। V इज इक्वल टू क्या है भैया, I और R कौन सा है, इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, तो यहां से I की वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस थे ना, तो तीनों का अलग अलग करंट निकालूंगा, तीनों करंट की वैल्यू निकालूंगा। देखो I1 किसके बराबर होगा, V अपॉन R1। ठीक है, I2 किसके बराबर होगा, V अपॉन R2। सिमिलरली I3 किसके बराबर होगा, V अपॉन R3। ठीक है, ओके। चलिए अब मुझे क्या चाहिए, टोटल करंट की वैल्यू चाहिए। टोटल करंट I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। कैसे निकला, ये तीनों को जोड़ दूंगा, उतना ही तो करंट होगा, बाकी कहां से आएगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I1 की जगह I1 की वैल्यू, I2 की जगह I2 की, I3 की जगह I3 की। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, चलिए I की जगह भी हम वैल्यू रख देते हैं। I की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R2 प्लस I3 की कितनी है, V अपॉन R3। ठीक है, चलिए तो ये आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I की वैल्यू निकाली, उसी तरीके से मैंने I1 की वैल्यू निकाली, फिर I2 की वैल्यू निकाली और फिर I3 की निकाली। फिर मुझे टोटल करंट चाहिए था सर्किट का, तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों की वैल्यू मैंने प्लेस कर दी, तो V इक्विवेलेंट अपॉन V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा स्टेप वाइज डायग्राम मेरा बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रिजॉल्व या सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, देखिए कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टेप करते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए आपको आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको ऊपर वाले को थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि आपको सिंपली एक स्टेप में इसका आंसर बता सकूं। देखिए अब मेरा आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे मेरा v अपॉन आर इक्विवेलेंट था। यहाँ देखो तीनों चीजें मेरे पास v v v है तीनों में, तो v में अगर कॉमन ले लेता हूँ तो पीछे क्या बचेगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 बचेगा ना, तो v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसीलिए मेरा आंसर क्या बनेगा, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ठीक है, आप सबको एलसीएम लेना आता है, नहीं आता है तो मैथ्स की क्लास में सीख सकते हैं, नरेश सर आपको सिखाएंगे। चलिए एलसीएम ले लेता हूं मैं। ऑब्वियसली तीन अननोन आइडेंटिटीज है मेरे पास, तो उनका प्रोडक्ट ही उनका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू r1 r2 r3 विल बी देयर प्रोडक्ट। चलिए अब r1 r2 r3 इससे डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, r2 r3 प्लस इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, r1 r3 प्लस ये इससे डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, r1 r2 r1 r2। तो ये मेरा एक फॉर्मूला निकल के आ गया किसका, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आप वो चाहो तो याद रख सकते हो, वरना ये सिंपल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना ही रखना है कि रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ठीक है, इजीली आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ओके चलिए अब इसी का अगर मुझे कोई बोल दे कि मुझे n वाला फॉर्मूला चाहिए, कि अगर मान लीजिए मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला दिखा दूंगा। कैसे दिखाऊंगा, देखिए 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट व्हेन n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड क्या होगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, वो 1 अपॉन rn तक चला जाएगा, सिंपल। तो ये n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, कितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ, और नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा एक क्वेश्चन की मदद से, जिसको आपको पैरेलल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सिखा देता हूँ, फिर आप लोग इसके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिख दिया, मान लीजिए कि 3 रेजिस्टेंसेस हैं, इन तीनों को किस में जोड़ा गया, पैरेलल में। ठीक है, मान लीजिए इसकी वैल्यू भी जैसा पहले लिया था हमने 2 ओम 2 ओम, और ये भी कितने का है। अब बोला आर इक्विवेलेंट निकाल, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सॉल्व करूंगा मैं इसको। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो क्या एलसीएम आएगा भैया, 2 आएगा, सिंपल सा। ठीक है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट चल रहा है मेरे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या करते हैं वैसे जल्दबाजी के अंदर, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 6 अपॉन 2। तो आंसर में बच्चा क्या लिख देता है, 3, कितना लिख देगा गलती से, 3। अब जो भी आंसर 3 में लिखेगा उसका आंसर हो जाएगा क्या, गलत। क्या हो जाएगा, गलत। आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो आंसर आया है ना, ये वो 1 अपॉन आर का आया है। किसका आया है, 1 अपॉन आर का आया है। इसीलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल, यानी आर इक्विवेलेंट कितना होगा भैया, 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3 होगा। यहीं से आपको एक चीज और नोट कर लेनी है कॉपी के अंदर, क्या, एक या दो नोट कर लीजिए आप। देखिए पहला क्या नोट करना है आपको, सिंपल सा, कि जो रेजिस्टेंस होता है किसमें, सीरीज में, वो हमेशा ज्यादा होता है किसके, रेजिस्टेंस इन पैरेलल से।
रेजिस्टेंस सीरीज में हमेशा ज्यादा होगा किससे, रेजिस्टेंस इन पैरेलल से ज्यादा होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो आपका हाउस होल्ड सर्किट है, घर के अंदर जो सर्किटिंग होती है या जो आपके घरों के अंदर फिटिंग होती है वो हमेशा किसमें होती है, हाउस होल्ड फिटिंग जो है हमारी हमेशा ही किसमें होगी, पैरेलल में होगी। किसमें होगी, पैरेलल में होगी। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप याद रखना चाहें तो सपोज करिए कि अगर आपके घरों के अंदर मान लीजिए एक कोई बल्ब खराब हो गया, तो एक बल्ब का जो तार अगर खराब हो गया उसकी वजह से क्या पूरे घर की लाइट चली जाती है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। ऑब्वियसली है कि मैं बाकी घरों के जो पंखे या दूसरे इक्विपमेंट है वो चलेंगे। वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि सब में करंट क्या जा रही है, अलग अलग जा रही है। एक जगह की करंट रुकी है, बाकी जगह की करंट नहीं रुकी। इससे पता चलता है कि हमारा हाउस होल्ड फिटिंग क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। दूसरा एग्जांपल, जैसे आपने पता होगा कि हम लोग दिवाली के अंदर जो सजावट की लाइटें लगाते हैं उसके अंदर बीच में से अगर एक लाइट भी खराब हो जाती है ना तो उसके नीचे की सारी लाइट बंद हो जाती है। उसके नीचे की सारी लाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। रीजन क्या है कि वो लाइट खराब हो गई तो उसके नीचे करंट ही नहीं जा रहा, उसके नीचे क्या नहीं हो रहा, करंट नहीं जा रहा, इसलिए बाकी सारी लाइटें भी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का एक ही कौन है, क्या कि अगर उसमें से एक भी सर्किट खराब हो जाता तो बाकी सारे सर्किट भी अपने आप चलना बंद कर देते। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कम किया जाता है, पैरेलल का ज्यादा किया जाता है। लेकिन याद रखना है सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, चलिए अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हीट और पावर जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए। हैव अ गुड डे।